एक व्यक्ति अचानक पहुंच जाता है कोठे पर। मुंबई का वो चर्चित कोठा जहां पर तमाम लोग, या रेड लाइट एरिया जिसे कहा जाता है, उस स्थान पर जैसे ही वो पहुंचता है, पहुंचने के बाद में वो जाता है, कोठे की मालकिन से बात करता है और बात करने के बाद में उससे कहता है कि मुझे कुछ लड़कियां दिखाई जाएं और मुझे जो पसंद आएगी उसी का मैं मुँह बोला रकम देने का काम करूँगा। अब जैसे ही कोठे की मालकिन इस बात को सुनती है, वो सोचती है कि अब रकम बहुत ज़्यादा मिलेगा और इसलिए वो जाती है, सबसे जो अच्छी लड़कियां रहती हैं या खूबसूरत लड़कियां रहती हैं उनको ला करके उसके सामने पेश करना शुरू कर देती है। जब वो देखना शुरू करता है, वो धीरे धीरे 30-40 लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। तभी अचानक से उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ जाती है जो कोने में खड़ी रहती है और अपने मुँह को पल्लू से ढके रहती है। जैसे ही उसको वो देखता है, देखने के बाद कहता है कोठे की मालकिन से कि मुझे यही लड़की पसंद है, इसकी बोली बता दीजिए और आज रात में इसी के साथ में रहना चाहूँगा। उसकी बोली लग जाती है। बोली लगने के बाद में वो कमरे में लेकर जाता है और रात में जैसे ही उसका घूंघट उठाता है, देखने के बाद में वो सन्न रह जाता है। उससे पता चलता है ये तो मेरी ही पत्नी है और इस कोठे पर ये क्या कर रही है। इस कहानी को आप भी सुनेंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खसक जाएगी, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आखिर इंसानियत को हो क्या गया है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समस्त भारत न्यूज़। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है कर्नाटक प्रदेश के बेंगलुरु की। और बेंगलुरु में एक परिवार बहुत हंसी खुशी से रहा करता था और उसके परिवार में एक लड़का और 2 बहनें थी। और जो लड़का था वो उम्र में बड़ा था, जिसका नाम साहिल था। साहिल की शादी तय होती है तानिया से। तानिया जो कि वहीं पास के ही ज़िले में, पास के गांव में रहती है। अब सानिया से जब शादी तय हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ में फ़ोन पे बातचीत किया करते थे, एक दूसरे के साथ में हंसी खुशी से रहा करते थे। समय बीतना शुरू होता है और धीरे धीरे जो शादी का दिन है वो नज़दीक आ जाता है। साहिल की शादी तय हो जाती है और शादी बखूबी धूमधाम से बारात जाता है और बारात ले जा करके साहिल तानिया शादी करके घर ले आता है। तानिया घर आती है। घर आने के बाद में धूमधाम से रिश्तेदार आते हैं, तमाम चीज़ें जो प्रक्रियाएँ रहती हैं सब चलता है। ये सब कुछ होने के बाद में 3-4 महीनों की छुट्टी उस समय पर नौकरी के लिए अप्लाई करता रहता है साहिल, कहीं ना कहीं कुछ नौकरी मिल जाए। 4 से 5 महीने बीत चुके होते हैं, साहिल को किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिलती है। तभी 6वें महीने में शादी जब शादी के 6वें महीने में साहिल को एक कॉल आता है और मल्टीनेशनल कंपनी में उसे नौकरी ऑफ़र किया जाता है। और उससे जैसे ही मल्टीनेशनल कंपनी में उसे जॉब मिल जाती है, वो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांधता है, बैग पैक करता है और चला जाता है मुंबई। जैसे ही वो पहुंचता है, पहुंचने के बाद में उसे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं। वो अपने कंपनी में काम करने लग जाता है और धीरे धीरे एक हफ्ता जैसे बीतता है तो अपने पत्नी के पास में फ़ोन लगाता है, जिसका नाम तानिया होता है। तानिया से कहता है कि तानिया, तुम्हारे बिना मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारा क्या हाल है तुम बताओ। तानिया कहती है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तो वो लड़का जो है साहिल कहता है कि क्या तुम मेरे पास यहाँ आना चाहोगी? क्या कभी तुम मुंबई का तुमने प्लान किया है? क्या मुंबई तुम रह सकती हो? लड़की कहती है कि अगर आप कहेंगे, आप चाहेंगे तो क्यों नहीं, मैं आ जाऊँगी मुंबई। लड़का बोलता है ठीक है, मैं कुछ रूम वगैरह की यहाँ पे व्यवस्था कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें बुलाता हूँ। धीरे धीरे 1 महीना बीतता है, उसकी सैलरी आ जाती है। सैलरी आने के बाद में वहाँ से जो लड़का है साहिल, वो तय करता है कि अब तानिया मेरे साथ में यहाँ रह सकती है, क्योंकि अब मेरे पास में भरपूर पैसे भी हो गए हैं, 1 महीने की सैलरी भी आ गई है और मैं रूम भी ले सकता हूँ, साथ में उसको रख भी सकता हूँ। और तानिया को फ़ोन करता है, कहता है कि ठीक है, पहली पेमेंट मिली है, मैं तुम्हारा टिकट करवा देता हूँ। टिकट होता है 7 अक्टूबर 2011 को और टिकट जैसे ही कन्फर्म हो जाता है, वो कहता है कि तुम्हारा टिकट कन्फर्म हो चुका है और अब तुम ट्रेन पकड़ के सीधा चले आना मुंबई, और मुंबई दादर आ जाओगी तो मुझे कॉल करोगी और मैं यहाँ पर तुम्हें पिक कर लूँगा। अब लड़की जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद में नई नवेली शादी हुई रहती है और तमाम अब उसके आभूषण, कपड़े लत्ते जिस प्रकार से उसने पहन रखे थे, लग ही रहा था कि कोई नई दुल्हन है। वो आती है, घर वाले उसको ट्रेन तक छोड़ देते हैं। अब वो लड़की अपने सास ससुर को कॉल करती है, कहती है कि मैं ट्रेन पर अच्छे से बैठ गई हूँ, अब ट्रेन यहाँ से चलने वाली है, आप लोग चले जाइए। अब वो लोग चले जाते हैं। तो फिर अगला फ़ोन वो करती है अपने माता पिता को, यानी कि अपने मायके। कहती है कि मम्मी पापा, मैं ट्रेन में अच्छे से बैठ गई हूँ और मैं अब साहिल के पास जा रही हूँ। उसके माता पिता बड़े खुश हो जाते हैं कि दामाद बहुत अच्छा मिला है, देखो 6 महीने शादी को हुए, नौकरी भी मिल गई और साथ साथ में अपनी पत्नी को भी बुला लिया पास में। फिर अगला फ़ोन जो था, तीसरा फ़ोन, वो लगाती है अपने पति को, साहिल को। साहिल से वो कहती है कि मैं ट्रेन में अच्छे से बैठ गई, सीट भी मुझे मिल गई है और मेरे सीट के सामने वाली सीट पर
दो भैया लोग बैठे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। साहिल कहता है कि ठीक है, सावधानी से रहना और मुझे बीच बीच में कॉल करते रहना। धीरे धीरे जब वो ट्रेन आगे बढ़ती है और बढ़ने के बाद में जो सामने बैठे 2 सीट पे लोग रहते हैं, उन दोनों की नज़र तानिया पे पड़ जाती है। और तानिया को जब देखते हैं कि तानिया बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत है और अकेली भी है, तो वो पूछना शुरू कर देते हैं कि मैडम आप कहाँ जाओगे। तानिया पहले जवाब नहीं देती है, फिर वो दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। तभी अचानक से फिर से वो पूछते हैं कि ये खिड़की की जो जाली है क्या मैं इसको खोल दूँ, आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो खिड़की खोलना चाह रही थी। तो वो मदद करते हैं। तो तानिया उनसे कहती है धन्यवाद और थैंक यू बोल करके बैठ जाती है और कहती है, क्योंकि तानिया पढ़ी लिखी रहती है, अब वो कहती है कि वो लोग पूछते हैं जब कि, तो वो बताती है कि मैं मुंबई जा रही हूँ और मुझे बड़ी खुशी है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रेन पे बैठने के बाद में, क्योंकि मैं कभी अकेले सफ़र मैंने किया नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अब जैसे वो दोनों बात सुनते हैं कि तानिया जो लड़की है ये अकेली है और अकेली लड़की जा रही है, वो भी इतनी कम उम्र है इसकी, अब उनके मन में बातचीत करते करते और भी विचार चलने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो दोनों तानिया से बात करते हैं। बात करने के बाद में कहते हैं कि तुरंत बिस्किट का पैकेट निकालते हैं, कहते हैं कि आप भी बिस्किट खाएंगी। तानिया मना कर देती है। फिर धीरे धीरे जब ट्रेन आगे चल रही होती है तो तानिया भी कुछ अपने पास में घर से बना हुआ खाना लेकर के जाती है। वो खाना जैसे ही बाहर निकालती है तो देखती है कि वो लोग भी उसको देख रहे हैं, तो वो उनके सामने भी थोड़ा चिप्स का पैकेट वगैरह जो रहता है उसके पास में उसको आगे कर देती है, तो वो भी उसमें से खाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही खाते पीते दोनों तीनों में बातचीत करना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो दोनों जो लड़के थे, दोनों जो आदमी थे, अब वो इसके थोड़े से कंफर्ट जोन में इसको ले लेते हैं और धीरे धीरे इनको बीच में सभी के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है। आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी बातें होने लग जाती हैं। अब कर्नाटक से वो चलती है मुंबई के लिए और धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ता रहता है। आगे जब बढ़ती है तो पता चलता है जो लड़की है, जो औरत है, उससे ये लोग कहते हैं कि आखिर उतरोगे कहाँ, वो कहती है अंधेरी में। वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम मदद करेंगे। अब सफ़र आगे बढ़ता रहता है। वो एक चाय वाला आता है, वो चाय वाले से कहते हैं कि चाय आप भी पियोगी। वो कहती है कि नहीं पीऊँगी, लेकिन फिर भी जब थोड़ा सा गेट के जब वो बाहर जाता है तो ये लोग बाहर से जाते हैं और 3 चाय ले लेते हैं। एक व्यक्ति ने 2 चाय पकड़ रखा था, एक व्यक्ति ने 1 चाय पकड़ रखा था। वो पास में आते हैं, वो दोनों चाय पीते हैं और एक तीसरी चाय उस तानिया को दे देते हैं। तानिया जैसे देखती है चाय को, वो कहती है कि मेरे को चाय नहीं पीना है, मैं चाय नहीं पीती हूँ। वो कहते हैं कि आप ले आए हैं तो पी लीजिए, नहीं तो चाय बर्बाद हो जाएगी। तानिया कहती है कि चलिए ठीक है, जब आप इतने प्यार से लाए हैं तो मैं पी लेती हूँ। तानिया उस चाय को पी लेती है और चाय पीने के बाद में सभी लोग आराम से बैठ जाते हैं। अब समय जो है धीरे धीरे शाम का हो रहा होता है, तो अचानक से तानिया को याद आती है कि साहिल को मैं बता दूँ कि मैं करीब 100 किलोमीटर के करीब में पहुँचने वाली हूँ, बस इसके बाद में दादर स्टेशन आने वाला है। वो कॉल करती है तानिया और कहती है कि मैं दादर आने वाला है और 100 किलोमीटर दूर हूँ, तो तुम तैयार रहना, मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने वाली हूँ। साहिल भी कहता है कि मैं पूरा इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत पहले ही स्टेशन पर आ जाऊँगा, घबराओ मत, तुम शांति से बस आओ। ये बातचीत दोनों के बीच में होती है और दोनों के बीच में जब बातचीत हो जाती है तब तानिया जो है धीरे से पैर फैलाती है और थोड़ा सा रेस्ट करने लग जाती है। और जब पूरी तरीके से जब उसको नींद आ जाती है, जब वो कुछ समय बीतता है, जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि एक कार है। उस कार के अंदर आगे वाली सीट पे एक व्यक्ति बैठा है, उसकी बगल वाली सीट पे एक व्यक्ति बैठा है और एक व्यक्ति कार चला रहा है। अब जैसे ही उसकी आँख खुलती है, नींद खुलती है, वो चौंक जाती है। वो कहती है कि आखिर आप लोग हैं कौन, मुझे कैसे यहाँ पर लेके आए हो। अब जैसे ही ये दोनों जो व्यक्ति हैं जो ट्रेन में उसको मिले हुए थे, उन दोनों को पहचान जाती है और पहचानने के बाद में उनसे कहती है कि भैया आप लोग मुझको यहाँ पे कैसे लेके चले आए, और मैं तो ट्रेन में थी, अचानक से मुझे कार में कैसे आ गई। अब इस बात को जैसे वो बोलना शुरू करती है, वो कहती है कि आप लोग मुझको कहीं लेकर जा रहे हैं। अब इसकी बातों को सुनकर के वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होने के बाद में उस लड़की को जोरदार तमाचा मार देते हैं और तानिया को तमाचा जैसे ही पड़ता है, तानिया जो है वो सटपटा जाती है। अब वो सहम जाती है, डर जाती है कि अब मेरे साथ में क्या होने वाला है। अब वो पूरी तरीके से समझ गई थी कि मैं अगवा हो चुकी हूँ, मेरा किडनैपिंग हो चुका है, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की थी। लेकिन अब इधर साहिल जो है स्टेशन पे आकर के इंतज़ार कर रहा होता है, घंटों इंतज़ार करता है। पास में ही आरपीएफ के पास जाता है, वहाँ पर उनसे पूछताछ करता है, वहाँ पर भी नहीं पता चलता है, जानकारी लेता है। सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता है तो उसमें दिखता है कि तानिया जो है स्टेशन से वो कर्नाटक में फ़ोन लगाता है, तो उसके घर वाले भी जो कि स्टेशन पर बैठाए हुए रहते हैं वो भी चेक करते हैं कि क्या दोबारा उतर तो नहीं गई, क्या क्या बात है। तो इस तरीके से सारी चेकिंग होती है। पता चलता है कि तानिया जो है
और मोबाइल जो है स्विच ऑफ आ रहा है। लास्ट लोकेशन चेक करवाई जाती है तो वो करीब करीब 100 किलोमीटर पहले का दिखाता है। तो इस तरीके से अब वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था। साहिल भी ढूंढने का प्रयास कर रहा था, मदद ले रहा था लोगों के। ये जो व्यक्ति हैं दोनों, ये इसे कार से ले जा करके पहुंचते हैं रेड लाइट एरिया मुंबई में। अब मुंबई के रेड लाइट एरिया जैसे ही पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में इस लड़की को दोनों हाथ बांध करके, इसकी आंखें पे पट्टी लगा करके सीधा ले जाते हैं कोठे के मालकिन के पास। कोठे के मालकिन का नाम रहता है सुनीता पुजारी और रमीदा शेख। ये दोनों बैठी रहती हैं, लड़की को देखती हैं तो ये तुरंत कह देती हैं कि लड़की तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लेके आए हो। ये दोनों कहते हैं कि आप आम खाइए, गुठलियों क्या गिनना है। दोनों में बातचीत होती है। उस लड़की को 45,000 रुपये में, मात्र 45,000 रुपये में उसे बेच देते हैं। और ये 50,000 मांगते हैं, लेकिन वो दोनों कोठे की जो मालकिनें रहती हैं वो कहते हैं कि इसका मैं 45,000 दूँगी, उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी। ये दोनों कहते हैं कि ठीक है, जो आ जाए वही सही। 45,000 रुपये लेते हैं, वहाँ से तुरंत रफू चक्कर हो जाते हैं। अब रफू चक्कर हो जाते हैं और यहाँ पर ये लड़की जो है, इसकी आंखों से जब पट्टी खोला जाता है तो ये देखती है कि कई सारी लड़कियाँ बिकनी में, छोटे छोटे कपड़े में, शॉर्ट कपड़े में खड़ी हैं, अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर रही हैं, बुला रही हैं। कई सारे लोग भी आए हुए हैं, कहीं गाना चल रहा है, कहीं नृत्य चल रहा है, कहीं ढोल बज रहा है, कोई थिरक रही है। इस तरीके से जब वो देखती है तो वो पूरी तरीके से डर जाती है। अब उसको पढ़ी लिखी रहती है तो वो टीवी का, हर चीज़ का, वो सारी चीज़ें उसको जानकारी रहती है, पेपरों में भी पढ़ा करती है कि अगवा करके कोठे पर काम करवाया जाता है। अब उसके मालकिन कहती है कि अब जाके तुम तुरंत फटाफट नहा लो, तैयार हो जाओ, और तैयार होकर के आके इन्हीं लड़कियों की तरह तुम भी कपड़े पहन लो और आकर के खड़ी हो जाओ, क्योंकि हमने तुम्हारा पैसा दिया है। अब ये रोने लग जाती है कि आंटी मुझे छोड़ दो, मम्मी मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं था। इसने कहा कि आप मेरी माँ की उम्र की हो, मैं कुछ तो लिहाज करो, मैं अपने पति के पास जा रही थी, उसका क्या होगा। और इधर इसकी मोबाइल भी ये लोग ले जा करके बेच देते हैं। अब लड़की पूरी तरीके से परेशान हो जाती है। समय बीतता रहता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। इन जो कोठे की मालिकिन रहती है उसको लगता है कि 1-2 दिन में ये सही हो जाएगी, लेकिन नहीं होती है। तो धीरे धीरे 15 दिन, 16 दिन बीत जाते हैं। अब 16वें दिन बाकी लड़कियों से मालकिन कहती है कि इसको समझा लो, नहीं तो इसके हाथ पैर तोड़वा करके इससे भीख मंगवाने लग जाएंगे। अब वो जो लड़कियां रहती हैं वो उसको समझाती हैं कि देखो ये तो ठीक है, नहीं तो इससे भी नरक का रास्ता है। जब इन्होंने बेच ही दिया है, अभी पैसे तुमसे वसूल करेंगे, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ करके तुम्हें रोड किनारे ले जाकर के भीख मंगवाएंगे। अब तुम सोच लो तुम्हें करना क्या है। रोज़ रोज़ वहाँ की जिल्लतें तुम्हें महसूस करनी पड़ेगी। लड़की कहती है मुझे मंजूर है, कहीं भी भेजे। लेकिन फिर लड़की को अचानक याद आता है, कुछ दिमाग में ट्रिक गूंजता है। वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं यहीं पर ये काम करूँगी। अब लड़की है तैयार हो जाती है, उसे नहलाया जाता है। पहली बार वो खड़ी होती है दरवाजे पर और ग्राहक का इंतज़ार करती है। तमाम ग्राहक वहाँ पर आते हैं, तभी उसमें से एक ग्राहक आता है। एक सेठ रहता है। सेठ वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद में कहता है कि मुझे लड़कियाँ दिखाओ। और कई सारी लड़कियों को देखने के बाद में इस लड़की को, तानिया को पसंद कर लेता है। तानिया को लेकर के जैसे वो कमरे में जाता है, कमरे में जाने के बाद में तानिया से बातचीत करता है। तानिया उसका पैर पकड़ के रोने लग जाती है। तानिया कहती है बाबूजी मेरे ऊपर रहम करिए, मैं एक अच्छे परिवार की लड़की हूँ, मेरे साथ में ऐसा हुआ है। मुझको ट्रेन में चाय में नशीला पदार्थ मिला करके बेहोश करके मुझको यहाँ पर लेकर आकर 45,000 मुझको बेच दिया। उन पैसों को वसूल करने के लिए मेरे साथ में धंधा करवाया जा रहा है, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर देंगे। सेठ को दया आ जाती है, क्योंकि उसकी बच्ची की उम्र को देखती है। सेठ कहता है कि तुम मुझे भावुक मत करो, लाओ बताओ क्या करना है मेरे लिए, मुझसे। वो कहती है कि आप कुछ मत करिए, आप मुझे एक फ़ोन लगवा दीजिए मेरे पति के पास में, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। अपने पति से के पास में, अब उसका पति जो कि काफ़ी दिनों से बेचैन रहता है, इंतजार रहता है। 15 दिन बीत चुके होते हैं, पति नहीं घर पे नहीं पहुँची रहती है, उधर बदर की ठोकरें खा रहा होता है। 16वें दिन जैसे उसके पास में एक नए नंबर से फ़ोन जाता है, वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है। और जैसे ही अपनी पत्नी की आवाज़ सुनता है, तुरंत वो भी भावुक हो जाता है, पत्नी भी भावुक हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ में बातचीत करते करते रोने लग जाते हैं। पत्नी कहती है कि मैं एक रेड लाइट एरिया में आ गई हूँ और मेरे साथ में बहुत दुखद दुर्घटना घटी है, मुझे यहाँ से कैसे भी करके बचा लो, नहीं तो मैं यहाँ पर अपनी जान दे दूँगी। लड़का कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, कुछ मत करो, तुम फ़ोन दे दो। जिस अंकल जी के फ़ोन से तुमने फ़ोन लगाया है वो सेठ जी को फ़ोन देती है। सेठ जी से बात करता है, कहता है सेठ जी आप बस मुझे एड्रेस बता दीजिए, बाकी मैं वहाँ आ रहा हूँ। सेठ जी एड्रेस बता देते हैं। एड्रेस बताने के बाद में थोड़ा निराश होकर के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सेठ जी किसी को बाहर ये बातें नहीं बताते हैं। सेठ जी जैसे जाते हैं तभी अचानक से वहाँ पर एंट्री हो जाती है साहिल की। साहिल वहाँ पहुँचता है और पहुँचने के बाद में जाता है और जो कोठे की मालकिन रहती है सुनीता पुजारी, उसके पास जाता है।
उसे कहता है कि मुझे सबसे सुंदर लड़की जो भी हो उसे दिखाओ और मैं मुँह बोला रकम देने के लिए तैयार हूँ। तो दोनों जो मालकिनें रहती हैं एक दूसरे की तरफ इशारा करती हैं, कहती हैं कि मुर्गा अच्छा फंसा है, आज इसे फंसा ही लिया जाए। वो कहती है कि पहले तुम नगद 5,000 रुपये यहाँ जमा कर दो, तभी तुम्हें सबसे अच्छी लड़की, यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की हम दिखाएंगे। 5,000 रुपये वहाँ पर जमा करता है। अब लड़कियों की पेशकश उसके सामने शुरू होती है। वो 25 से 30 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका होता है, क्योंकि उसको तो तलाश केवल एक लड़की की थी। अब कोने में खड़ी उस लड़की को वो देखता है तो उसकी आंखों की चमक जो है, थोड़ी सी भौवें जो है टाइट हो जाती हैं। अब वो तुरंत बैठता है और कहता है कि मुझे वो कोने वाली लड़की पसंद है, जिसका मुंह भी नहीं खुला था, वो घूंघट में थी। अब वो दोनों देखती हैं, वो दोनों और ज़्यादा वो हो जाती हैं कि अरे इसको तो इतनी सारी लड़कियों पूरा बदन दिखा दिया, पूरा कपड़े दिखा दिए, छोटे छोटे कपड़ों में लड़कियां पसंद नहीं आई। वहाँ कोने में खड़ी हुई लड़की जो घूंघट काढ़े है, अभी उसको 1-2 दिन 15 दिन हुए, आज पहला दिन है, ये लड़की पसंद आ गई। वो दोनों भी कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो चला जाता है रूम के अंदर लेकर के, और वो पूरी रात का किराया पहले से दे चुका था उस लड़की का। तो ले जाने के बाद वो ग्राहक बन के जब जाता है लड़की से, अंदर दरवाज़ा बंद करता है, सिटकिनी जैसे ही वो लड़की लगाती है, अब तुरंत अपना घूंघट खोलती है और अपने पति से लिपट करके रोने लग जाती है। अब वो जब रो रही होती है तो अंदर की आवाज़ बाहर न जाए, इसलिए उसका पति उसके मुंह पे हाथ रख देता है, उसका मुंह दबा देता है। अब उसका पति कहता है कि अब तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ और मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा गर्व है कि तुमने इतना दिमाग लगाया और इतना अपने पति के प्रति इतनी ईमानदार रही। अब उसकी पत्नी और दोनों मिल करके ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि आखिर करना क्या चाहिए। अब उसका जो पति है उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो तुरंत वहाँ पर मुंबई पुलिस को सूचना कर देता है। फ़ोन लगाकर कहता है कि साहब, मैं इस रेड लाइट एरिया में हूँ, यहाँ पर कोठा है और कोठे में मेरी पत्नी को अगवा कर लाए हैं लोग, 45,000 में इसको बेच दिया है। किसी भी अचानक से जानकारी के अनुसार मेरी पत्नी ने किसी ग्राहक से ही फ़ोन लगवाया, फ़ोन लगवाने के बाद में मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आप कृपया मेरी मदद करने की करें। अब पुलिस जो है, मुंबई पुलिस, जो कि तुरंत एक्शन में आ जाती है। मुंबई पुलिस को सैल्यूट भी करना चाहिए। मुंबई पुलिस मौके पर तुरंत पहुंचती है, चारों तरफ से कोठे को घेर लेती है। घेरने के बाद में सर्च अभियान शुरू हो जाता है। अंदर जैसे ही कोठे में जाते हैं, ये लोग जो बताए रहते हैं कि हम लोग 33 नंबर रूम नंबर में हैं, और 33 नंबर का दरवाज़ा जैसे ही खुला जाता है तो पता चलता है कि पति पत्नी दोनों एक साथ खड़े हैं, और दोनों को वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। और इन्हीं को नहीं, वहाँ पर करीब करीब 22 से 23 लड़कियों को रेस्क्यू किया जाता है, उनको अपने अपने घर भेजा जाता है। अब इस लड़की को, तानिया को और साहिल को वहाँ से रेस्क्यू करके वहाँ से लोग लेकर के आते हैं। अब लेके आने के बाद में तानिया जो है वो पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद कहती है, और साहिल जो है अपनी पत्नी के ऊपर बहुत गर्व महसूस करता है कि आज मेरी पत्नी की बदौलत 23-24 लड़कियों की और ज़िंदगी बच गई। और पुलिस भी उस लड़की को प्रोत्साहित करती है और कहती है कि तुम्हें इसका इनाम भी दिया जाएगा। और जिस प्रकार से दोनों खुशी खुशी से वहाँ से निकलते हैं, अपने घर चले आते हैं, और पुलिस तुरंत सुनीता पुजारी और रमीदा शेख को गिरफ़्तार कर लेती है। और जो दो दलाल जो उन्होंने मार्केट में छोड़ रखे थे कि जो बस के अंदर या ट्रेन के अंदर अकेली लड़कियों को अगवा करके या किसी स्कूल की लड़कियों को चलते फिरते रास्ते से बहला फुसला करके अगवा करके लाते थे, ला करके कुछ चंद रुपयों में बेच दिया करते थे, और बेचने के बाद में परिवार से धन उगाही करते थे। उस लड़की को बेचने के बाद में उन कोठों पे बेच दिया करते थे। उन लड़कियों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं है, अपितु आपको जागरूक करना है कि तानिया के सूझबूझ ने आज उनका नवविवाहित जीवन, जो कि 6 महीने पहले ही शादी हुई थी, उसे खुशहाल बना दिया। उसे फिर से अपने पति को यकीन दिलाने में वो कामयाब भी रही, और जिस प्रकार से उसने अपने दिमाग की सूझबूझ का काम लिया, संयम से काम लिया, उन इतने सारे अपराधियों के बीच में रही और वहाँ से बच करके अपने पति के साथ में बाहर आ गई, ये काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय है। मुंबई पुलिस को भी सैल्यूट करना चाहिए कि तुरंत एक्शन लिया। और साथ साथ में आपको क्या लगता है, आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या समाज के अंदर इस प्रकार की दूषित मानसिकता के लोग जो घूम रहे हैं उनके ऊपर कितनी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि अगर इसी प्रकार से, क्योंकि पढ़ने लिखने वाली लड़कियाँ, पढ़ने लिखने वाली बच्चियाँ जो है वो घरों से बाहर रहती हैं, हॉस्टलों में रहती हैं, ट्रेन से आने जाने का सफ़र उनका भी रहता है, उनको भी हम सावधान करना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आपको मिलता है तो पहले तो आप अपने परिवार को सूचना करते हैं। अगर सीट वीट पे कोई मिल भी जाता है तो आप उनसे बातचीत ज़्यादा ना करें, अपनी इन्फॉर्मेशन उनको ना साझा करें, और साथ में किसी भी प्रकार का उनके द्वारा ना कुछ कभी चाय पिए, ना कोई बिस्किट खाएं, ना किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ अगर वो देते हैं तो उसे आप मना कर दें, क्योंकि 1-2 दिन का सफ़र रहता है, इतने दिन में कोई
मर नहीं जाएगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आपकी कमेंट करिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा, और कहानी और भी अच्छी सुननी हो और जागरूक करने वाला संदेश सुना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।